AS 11, Accounting Standard 11, The Effect of Changing Rates in Foreign Exchange. ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डील करता है कि अगर आपने ट्रांजैक्शन, डे टू डे ट्रांजैक्शन बोल सकते हो, या फिर आपने कोई लोन लिया है या कोई एसेट परचेस किया है, बट नॉट इन द नॉर्मल डोमेस्टिक करेंसी, वो करेंसी जो जिस कंट्री में आप रहते हो उस कंट्री के करेंसी को जिसमें आप अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो, वो करेंसी बोला जाता है डोमेस्टिक करेंसी। उस करेंसी के अलावा अगर आप दूसरे करेंसी में डील कर रहे हैं, लाइक हमारे कंट्री में रुपीज़ है और दूसरे कंट्री में आप डील कर रहे हो लाइक डॉलर्स में, तो यहाँ पर डॉलर्स एंड रुपीज़ के रेट्स में बहुत चेंज आते हैं, बहुत वेरिएशन रहते हैं। अगर उस वेरिएशन में, उस डिफरेंस में आपको कैसे डील करना है, उस डिफरेंस को कैसे रिकॉर्ड करना है बुक्स ऑफ अकाउंट में this effect is been given by guidance is given by the accounting standard 11. What is the scope of this standard? This standard should be applied in accounting for transaction in foreign currency. Definitely मैंने आपको बताया, आप डोमेस्टिक करेंसी में आप इंडिया में ही बेचोगे तो रुपीज़ में जब आपका डिफरेंस आएगा, रुपीज़ में आपका ट्रांजैक्शन होगा तो कोई एक्सचेंज डिफरेंस नहीं आएगा, कहाँ आपको फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस दिखेगा। लेकिन अगर आप रुपीज़ एंड डॉलर्स में डील करोगे तो जो आपकी डोमेस्टिक कंट्री रुपीज़ में है और आपका जो भी ट्रांजैक्शन है वो डॉलर्स में हो रहा है, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर एक्सचेंज डिफरेंस अराइज मिलेगा। So the accounting for the transaction in foreign currency in translating the financial statement of foreign operation. This is again one point where this accounting standard has been applied. In the sense कि अगर आपका headquarter आपका यहाँ पर है इंडिया में रुपीज़ में, you are a main corporate and आपका ब्रांच अगर यूएस में है और वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट डॉलर्स में बनाता है, तो दैट ब्रांच इज कॉल्ड अ फॉरेन ऑपरेशन। अब क्या होता है, एज पर द अकाउंटिंग डिस्क्लोजर और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, हमें यहाँ पर इंडिया में एक अपने हेडक्वार्टर को या कॉरपोरेट ऑफिस को पूरे अपने ब्रांच के भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंसोलिडेट करना पड़ता है। समटाइम्स दे हैव टू प्रिपेयर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट डेफिनेटली जब आप इंडिया में हो, रिपोर्टिंग आपकी इंडिया में, एजीएम आपका इंडिया में हो रहा है, तो वो रुपीज़ में ही होना चाहिए, ठीक है। तो आप ब्रांच जो डॉलर में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया हुआ, आप उसको ट्रांसलेट करोगे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, इंडिया के बुक्स ऑफ अकाउंट में कन्वर्ट करोगे, और जब कन्वर्जन का पॉइंट आएगा तो डॉलर्स को रुपीज़ में जब कन्वर्जन करेंगे तो देयर विल अराइज द फॉरेन एक्सचेंज, और उसका इफेक्ट कैसे लेना है यहाँ पर डिस्कस किया गया। दिस स्टेटमेंट ऑल्सो डील विद द अकाउंटिंग फॉर फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन इन द नेचर ऑफ फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट। ये फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है वो हम डिस्कस करेंगे लेटर ऑन। और उसमें ये बोला गया है कि अगर आपने ये फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट किया है किसी के संग और वो भी फॉरेन करेंसी में, तो उसके अंदर में भी कुछ आपको डिफरेंस आएगा, तो यही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको गाइड करेगा हाउ टू डील विद दोज एक्सचेंज रेट। बिफोर वी स्टार्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड सम डेफिनेशन। फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन क्या होता है, मॉनेटरी आइटम्स क्या होता है, नॉन मॉनेटरी आइटम्स क्या है, एंड फॉरेन ऑपरेशंस किसको बोलते हैं। पहले फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन समझते हैं। अब यहाँ क्या बोल रहा है, इज अ ट्रांजैक्शन विच इज डिनोमिनेटेड, ध्यान रखना, डिनोमिनेटेड इन और रिक्वायर सेटलमेंट इन द फॉरेन करेंसी। मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन जो फॉरेन करेंसी में सेटल होने वाला है, इंक्लूडिंग ट्रांजैक्शन अराइजिंग टू इंटरप्राइज ईदर बाय और सेल्स अ गुड और सर्विसेज, बोरो और लेंड्स अ फंड, कुछ भी आपने बोरोइंग किया है या किसी को एडवांस दिया है या आपने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लिया है या आपने एसेट खरीदा है या एसेट डिस्पोज ऑफ किया है, और या कोई लायबिलिटी सेटल करने जा रहे हो या लायबिलिटी इंकर किया है, ये सब जो ट्रांजैक्शंस है दैट इज अगर आपने फॉरेन करेंसी में किया है तो दिस मीन्स दिस इज फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन। मॉनेटरी आइटम, monetary items are money held and asset and liabilities to be received or paid in a fixed or determinable amount of money। अभी जब आप बुक्स ऑफ अकाउंट में देखोगे तो मॉनेटरी आइटम एंड नॉन मॉनेटरी आइटम के बीच में डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। मॉनेटरी आइटम जनरली वो एसेट या लायबिलिटीज होता है जिसके लिए आपने
फिक्स है आपका अमाउंट, आपको देना ही पड़ेगा, देयर इज नो अदर ऑप्शन, देना पड़ेगा या लेना पड़ेगा, दोनों भी है, रिसीव और पेड। इन फिक्स्ड भी है, आपका अमाउंट भी डिटरमाइंड है, अमाउंट ऑफ मनी, जैसे कैश फिक्स है, रिसीवेबल्स मतलब डेटर से पैसा लेना है, क्रेडिटर्स को पैसा देना है। तो बेसिकली ऐसा एक कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे आपने गुड्स परचेस किया, तो वो ट्रांजैक्शन होते ही आपको पता है कि मुझे क्रेडिटर्स को इतना अमाउंट फिक्स देना है, और वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया या परचेज हो गया उसी वजह से देना है। देयर इज नॉट ऑटोमेटिकली किसी को भी पैसा देना है, एक कोई बेस की वजह से कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और इट इज फिक्स एंड डिटरमाइंड अमाउंट, तो दिस इज कॉल्ड मॉनेटरी आइटम। नॉन मॉनेटरी आइटम ऐसे होते हैं जो कि ऐसा कोई आपने कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं किया है और अमाउंट भी फिक्स नहीं है, देना है कितना देना है वो सब कुछ पता नहीं है। तो इसका एग्जांपल आप ले सकते हो फिक्स एसेट्स। आपके पास बिल्डिंग है, बिल्डिंग आपकी एसेट है, पर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं किया है, आपको पता है कि ये एसेट मेरा है, ना देना है ना लेना है, ऐसा कोई अमाउंट नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हो और अगले महीने अगले साल उसको पे ऑफ करना है, तो दैट बिकम्स अ मॉनेटरी आइटम, बिकॉज यहाँ पर आपका अमाउंट भी फिक्स हो गया है, आपको देना भी है, देयर ऑब्लिगेशन भी अराइज हो चुका है। वैसे ही इन्वेंटरीज, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी, दीज आर कॉल्ड नॉन मॉनेटरी आइटम। मॉनेटरी आइटम एंड नॉन मॉनेटरी आइटम में ये देखो कि क्या ये अमाउंट फिक्स हो गया है, देना ही पड़ेगा या लेना ही पड़ेगा। और नॉन मॉनेटरी आइटम जस्ट बैलेंस शीट के अदर आइटम्स जहां पर कोई आपने कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया और देयर इज नो ऑब्लिगेशन और देयर इज नो फिक्स अमाउंट टू गिव और टेक द अमाउंट। ओके, फॉरेन ऑपरेशंस जैसे मैंने ब्रांच बताया था, तो उन्होंने और भी एग्जांपल्स दिए हैं। इज अ सब्सिडरी भी बोल सकते हो, एसोसिएट भी बोल सकते हो, जॉइंट वेंचर बोल सकते हो, ब्रांच बोल सकते हो। दीज आर एक्टिविटी बेस्ड एंड कंडक्टेड इन अ कंट्री, दैट इज वाई मैंने बोला फॉरेन कंट्री अदर देन द कंट्री ऑफ द रिपोर्टिंग इंटरप्राइज। रिपोर्टिंग इंटरप्राइज जैसे मेरा इंटरप्राइज जो इंडिया में लोकेटेड है, दिस इज कॉल्ड रिपोर्टिंग बिकॉज दे विल रिपोर्ट ओनली एंड ओनली इन द करेंसी दैट इज कॉल्ड रुपीज। बट उसके अलावा जो भी ऑपरेशंस अदर कंट्री में चल रहे, दैट बिकम्स अ फॉरेन ऑपरेशन। इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन एंड नॉन इंटीग्रल। व्हाट इज इंटीग्रल एंड, अभी फॉरेन ऑपरेशन आपको यहाँ समझ में आ गया, तो उसके भी दो पार्ट होते हैं, वो होते हैं इंटीग्रल और एक होते हैं नॉन इंटीग्रल। Integral is foreign operation, the activities which are integral part of those of reporting enterprise, and non-integral is not an integral foreign operation। मतलब integral is like branch है, गुड्स कॉर्पोरेट ऑफिस से आ रहा है, हेडक्वार्टर से आ रहा है, ब्रांच वहां पर अपना खोला हुआ है, वहां से वो सामान सेल आउट कर रहा है। उसका काम सिर्फ ये है कि सामान लाना और उसके एज पर द कॉर्पोरेट, एज पर द हेडक्वार्टर वो वर्कआउट करता है, वर्क करता है, अपने खुद के कुछ एसेट नहीं रहते, उनका खुद का डिसीजन कुछ नहीं रहता, जो भी होता है वो उसका डिसीजन हेडक्वार्टर से लिया जाता है, तो दिट बिकम्स इंटीग्रल। और नॉन इंटीग्रल एक सेपरेट ब्रांच है, मतलब अगर आपने अपने एंटरप्राइज का एक ब्रांच फॉरेन में ओपन किया, फॉरेन के हिसाब से वो वर्क कर रहा है, वो आपने खाली उसको 2 लाख या 3 लाख रुपए दे दिया, आप वहां पर ब्रांच खोलो। अब देयर हेडक्वार्टर, उनका डिसीजन, उनको कैसे मेंटेन करना, उनके खर्चे, एवरीथिंग दे विल टेक अ डिसाइड, उनके खुद के पॉलिसी रहेंगे, तो वो बन गया नॉन इंटीग्रल, जिसको हेडक्वार्टर से लेना देना नहीं है, हेडक्वार्टर ने खाली मनी दे दिया है, लो ये 2 लाख, इसको बोल सकते हैं हेडक्वार्टर ने एक इन्वेस्टमेंट कर दिया है ब्रांच के अंदर में। लेकिन इंटरवल में एवरीथिंग खर्चा, मतलब दैट इज कॉल्ड इनकम, एक्सपेंस, उसके एसेट्स को खरीदना, ऑल आर टेकन केयर ओनली बाय द हेडक्वार्टर, मेन एंटरप्राइज। तो देयर इज अ डिफरेंस इंटीग्रल एंड नॉन इंटीग्रल। फॉरेन एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट मीन्स एन एग्रीमेंट टू एक्सचेंज डिफरेंट करेंसी एट फॉरवर्ड रेट। मतलब एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, बेसिकली ये हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कवर होता है, ये आप डिटेल में पढ़ोगे, फॉरवर्ड रेट किसको बोलते हैं, स्पॉट रेट किसको बोलते हैं, फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट किसको बोलते हैं। फॉरेन एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है दो पार्टीज के बीच में, जो फ्यूचर डेट में फिक्स होता है। कि फॉर एग्जाम्पल आज मैं 1 मार्च में हूँ और मैंने एक पार्टी के संग कॉन्ट्रैक्ट किया कि 31 मार्च के दिन इररिस्पेक्टिव मार्केट में क्या रेट चल रहा होगा उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप मुझे इतने डॉलर्स दोगे एट फॉर एग्जाम्पल 50 के रेट से, ठीक है।
आपने आज 1 मार्च को एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया एक पार्टी के साथ कि 31 मार्च को मार्केट में कोई भी रेट डॉलर्स का चल रहा होगा, लेकिन आप मुझे $1 50 के हिसाब से दोगे, ₹50 के हिसाब से दोगे। ठीक है, जैसे ही 31 आएगा वो बंदा आपको 50 के हिसाब से दे देगा, राइट। लेकिन इररिस्पेक्टिव, हो सकता है मार्केट में उस समय डॉलर का रेट 55 भी चल रहा हो या 45 भी चल रहा होगा, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो ये एक फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट है जो अग्रीमेंट है, लेकिन कौन से करेंसी में, अदर करेंसी में एट फॉरवर्ड रेट। फॉरवर्ड रेट भी क्लियर है कि आपको डिसाइड कर दिया हुआ है, अभी अभी नीचे देखो फॉरवर्ड रेट का डेफिनेशन दिया हुआ है, is a specified exchange rate for exchange of two currency at a specified future date। मैंने बोला ना ₹50, मतलब $1 50 में मिलेगा, दैट इज 31, मतलब टू करेंसी के बीच में एक्सचेंज हुआ एंड फ्यूचर डेट पे। ये बहुत डिटेल डिस्कशन है, फुल चैप्टर है इन FM व्हेन यू कम इनटू द मे बी इंटर, मोस्टली ये फाइनल में कवर होता है। तो ये एग्रीमेंट है दो पार्टी के बीच में, क्योंकि आज आपके बुक अगर आपने डील किया है तो यहाँ पर आपको गेन और लॉस भी अराइज होगा। सो ये एक सम करेंगे तो और क्लियर होगा। फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन अगर होता है तो आपको बुक्स में कैसे रिकॉर्ड करना है। इनिशियल रिकॉग्निशन, जो फर्स्ट टाइम आप एक्सचेंज मतलब करेंसी ट्रांजैक्शन कर रहे हो, और हर एक एंड ऑफ द बैलेंस शीट डेट, मतलब देखो आज मिडल ऑफ द ईयर मैंने किया, 1 जून को मैंने कोई ट्रांजैक्शन किया, उस दिन मुझे बुक्स में कैसे रिकॉर्ड करना है, और हर 31 मार्च के दिन मुझे कैसे रिकॉर्ड करना है। use the rate between the reporting currency and foreign currency at the date of the transaction। जिस समय मैंने ये ट्रांजैक्शन किया 1 जून को, उसी रेट उसी दिन जो रेट चल रहा था मार्केट में $1 का कितना रुपीस, उस तरीके से बुक्स में रिकॉर्ड करना है 1 जून के हिसाब से। एंड इफ एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएट होता है, बहुत ज्यादा वीक में या मंथ में बहुत फ्लक्चुएशन हो रहा है, तो आपको यूज करना है एवरेज रेट। ठीक है, ये पूरा एप्लीकेशन आप जब ब्रांच पढ़ोगे एंड स्पेशली उसके अंदर फॉरेन ब्रांच पढ़ोगे तो इसमें आपका यूसेज मिलेगा। देन हर एक बैलेंस शीट डेट पे आप उसको कैसे रिकॉग्नाइज करें। मॉनेटरी आइटम, जैसे मैं बोल सकती हूँ डेटर, अकाउंट रिसीवेबल, हर ईयर एंड में आपको बैलेंस शीट में मॉनेटरी आइटम दिखेगा। मॉनेटरी आइटम को आप क्लोजिंग रेट यूज करोगे, 31 मार्च के दिन क्या रेट चल रहा है वो यूज करोगे। कुछ नॉन मॉनेटरी आइटम जो कि हिस्टोरिकल कॉस्ट पे है, तो एक्सचेंज रेट एट द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। एग्जांपल लेती हूँ बिल्डिंग का, नॉन मॉनेटरी आइटम है। ओके, अभी आपने बिल्डिंग 5 साल पहले खरीदी थी तो वो बन गया हिस्टोरिकल कॉस्ट, एक्सचेंज रेट उसी दिन का आपको यूज करना है। ठीक है, नॉन मनी आइटम फेयर वैल्यू पे हो रहा है, अभी कुछ बिल्डिंग या लैंड मैं फेयर वैल्यू पे करती हूँ, आज के दिन क्या रेट चल रहा है क्लियर पिक्चर दिखाने के लिए। हो सकता है लैंड आपने 15 साल पहले खरीदा हो, लेकिन आपने उसका फेयर वैल्यूएशन किया, आज के दिन उसकी वैल्यूएशन निकाली, तो वो बोल रहा है जिस दिन आपने फेयर वैल्यू लिया उस दिन का रेट आपको यूज करना है। ये सब क्या हो रहा है एक बार बता देती हूँ। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आप जो भी ट्रांजैक्शन करते हो, डील करते हो इन फॉरेन करेंसी, आप उसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में किस रेट पे कन्वर्ट करोगे और रिकॉर्ड करोगे। ओके, एंड कंटीजेंट लायबिलिटी एट क्लोजिंग एक्सचेंज रेट। नेक्स्ट, अगर आप ऐसे ये सब जब आप बुक्स में लेते हो तो डेफिनेटली एक्सचेंज रेट में डिफरेंस दिखेगा। आपके कंट्री में कुछ अलग रेट चल रहा होगा, बाहर की रेट अलग दिख रहे होंगे, तो यहाँ पर अराइज होगा एक्सचेंज डिफरेंस। एक्सचेंज डिफरेंस, ओके। एक्सचेंज डिफरेंस अभी अच्छे से समझो, व्हाट इज दिस मीनिंग। एक्सचेंज डिफरेंस अराइजिंग ऑन द सेटलमेंट ऑफ मॉनेटरी आइटम or on reporting of enterprise monetary item at rate different from those when they are initially recorded during the period or reported in the previous financial statement should be recognized as income or expense sorry in the period in which they arise। एग्जाम्पल लेती हूँ, एक्सचेंज डिफरेंस कैसे आएगा। आज 1 जून है, मैंने एक ट्रांजैक्शन किया या एक बिल्डिंग खरीदा या सिंपल से एक सेल बुक किया और डेटर अराइज हो गया, और उस समय जब मैंने सेल बुक किया तो $1 का रुपीस चल रहा था 50, $1 का 50 चल रहा था। अकाउंट रिसीवेबल अराइज हो गया क्योंकि मुझे कैश नहीं मिला। हम एंट्री क्या पास करते हैं, डेटर्स टू सेल।
ठीक है, आपने सेल रिकॉर्ड कर दिया, कौन से रेट पे? ₹50 के रेट पे, क्योंकि आपका ट्रांजैक्शन उसी रेट पे हुआ। अब डेटर तो आपका दिख रहा है। अब आप ईयर एंड आ गया, 31 मार्च आ गया। अब उस 31 मार्च के दिन आपका रेट चेंज हो गया, $1 बिकम्स ₹55। ठीक है, अब आप देखो, जो डेटर आपको 1 जून में ही पेमेंट करता तो आपको कितना पेमेंट करता? ₹50 का सेल्स हुआ था तो दे देता। अब सिंस उसने उस दिन नहीं पे किया, तो अब 31 मार्च में हम आ चुके हैं, और वही डेटर अब आपको 50 नहीं पे करेगा, अब आपको 55 पे करेगा, क्योंकि आप बोलोगे ये तो मैंने जब उस दिन पेमेंट करते तो 50 के हिसाब से करते, और आज मुझे आप पेमेंट करोगे जो आज का रेट चल रहा है, 31 मार्च के दिन अगर वो पेमेंट करेगा तो 55 करेगा, 50 नहीं करेगा। तो देयर अराइज डिफरेंस, 50 1 जून का, 55 31 मार्च का, दोनों का डिफरेंस हो गया ₹5। दैट ₹5 आपके बेनिफिट हो गया, आपको इनकम हो गया। दैट ₹5 शुड बी रिकॉग्नाइज, दैट इज दैट रिकॉग्नाइज एज इनकम इन द पीरियड इन विच दे अराइज। उसी ईयर में 31 मार्च को बुक कर दोगे कि मुझे प्रॉफिट हो गया। अब रिवर्स केस लेते हैं, हो सकता है यही ₹50 जो 1 जून का था, 31 मार्च को 45 हो गया या 40 हो गया। अब डेटर बोलेगा यार मैं तो बेनिफिट में हो गया, उस समय मुझे देना पड़ता था तो 50 देना पड़ता था, आज 31 मार्च, आज मैं पेमेंट करूंगा 40 में, तो आपको ₹10 का लॉस हो गया। दिस इज कॉल्ड एक्सपेंस एंड विच कैन बी बुक्ड इन द सेम ईयर इन विच दे अराइज। नाउ सेकेंड, एक्सचेंज डिफरेंस अराइज। ये देखो, ये इन्होंने क्लियर बोला है, दिस इज बेसिकली मॉनिटरी आइटम, मॉनिटरी आइटम के लिए बोला हुआ है। ठीक है, नाउ एक्सचेंज डिफरेंस अराइजिंग ऑन रिपोर्टिंग ऑफ लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी मॉनिटरी आइटम। देखो ये लॉन्ग टर्म है, ठीक है, ये डेटर वेटर तो सब शॉर्ट टर्म हो जाते हैं, लॉन्ग टर्म होगा तो they are telling that at the rate different from those initially recorded during the period or reported in the previous financial statement insofar as relate to the, अभी ये लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम रिलेट कर रहा है एक्विजिशन ऑफ डिप्रिशिएबल कैपिटल एसेट कैन बी एडेड टू और टू बी डिडक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ एसेट एंड शैल बी डिप्रिशिएटेड ओवर द बैलेंस पीरियड ऑफ टाइम। अभी ये सपोज एग्जांपल लेती हूँ, लॉन्ग टर्म, ये मैंने जो एग्जांपल दिया था डेटर टू सेल्स, इट्स अ शॉर्ट टर्म। अब ये लॉन्ग टर्म, और आपने एक बिल्डिंग खरीदा जो कि डिप्रिशिएबल एसेट है, तो वो क्या बोल रहे हैं कि अगर उस केस में आपको मॉनेटरी मतलब इसमें एक्सचेंज रेट मिला, एक्सचेंज डिफरेंस मिला, तो आपको वो एक्सचेंज डिफरेंस या तो अगर बेनिफिट हो रहा हो तो ऐड कर दो, या लॉस हो रहा है तो डिडक्ट कर दो फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ एसेट, मतलब वो बिल्डिंग का जो वैल्यू है उसमें ऐड और लेस कर दो, एंड ओवर द पीरियड उसको डिप्रिशिएट कर दो उसी बैलेंस पीरियड ऑफ द एसेट, लाइफ ऑफ द एसेट। तो ये दोनों अलग अलग स्टोरी है। Now, what paragraph 46A says? In other cases उन्होंने बोला है, ये सब तो लॉन्ग टर्म मॉनेटरी आइटम डिप्रिशिएबल एसेट के लिए बोल दिया, इन्होंने नॉर्मल मॉनेटरी आइटम्स के लिए बोल दिया। अब अदर केस हो रहा है तो उन्होंने क्या बोला है, that can be accumulated in foreign currency monetary item translation difference, FCMITD, इसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं FCMITD अकाउंट, जिसको बहुत पहले हम यूज भी करते थे, फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट या फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अकाउंट, और जो बैलेंस शीट में जाके रिजर्व एंड सरप्लस के अकाउंट में वहां पर दिखता था, over the balance period of the long term asset or liability by recognition as a income or loss for the expense of such period, same, लेकिन पहले हम यहाँ ऐड और लेस कर रहे थे, इसको इनकम एक्सपेंस पीएनएल में दिखा रहे थे, पर इधर में ये बोल रहा है आप इसको FCMITD अकाउंट में दिखा के छोड़ दो। Such option is irrevocable and should be applied to all such foreign currency monetary item. The enterprise exercise such option should disclose the fact that such option and the monetary amount and the amount remaining to the amortization in the financial statement of the period in which such option is exercised and in every year। मतलब ये बोल रहा है एक बार आपने FCMITD अकाउंट में डालना स्टार्ट कर दोगे तो वहीं वो दिखता रहेगा, और ओवर द पीरियड ये अमोर्टाइज करोगे, मतलब ओवर द पीरियड इन द P&L अकाउंट। ओके, नाउ ट्रांसलेशन। अब हमने ये डिस्कस किया था एक्सचेंज डिफरेंस को क्या करेंगे, अब हम डिस्कस करेंगे कि हम अपने इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन को, ध्यान रखना
इंटीग्रल मतलब एक जस्ट मीडिएटर है हमारा वो ब्रांच, उसको अगर जो डॉलर्स में अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को दिखा के रखा हुआ है, उसको आप अपने रिपोर्टिंग पर्पस के लिए जब इंडियन करेंसी में एक्सचेंज करोगे तो वो कैसे करोगे, और ये ही सेम चीज आप ब्रांच के फॉरेन ब्रांच के अंदर में आप डील करने वाले हो. Dependent enterprise, just it is just called an extension of reporting enterprise operation, that is called integral को क्या बोलेंगे, it's just an extension of the reporting enterprise operation. डिपेंडेंट एंटरप्राइज भी हम इसको बोल सकते हैं क्योंकि वो खुद का डिसीजन नहीं लेने वाला है, वो सब उसका पेरेंट लेने वाला है, उसका हेडक्वार्टर लेने वाला है. नाउ the individual item of the financial statement of the foreign operation are translated as if all its transaction has been entered into a by reporting enterprise itself. एक एक आइटम उसका जो बैलेंस शीट का या पीएनएल का आइटम है ऐसे एक्सचेंज कन्वर्ट होगा जैसे खुद हेडक्वार्टर ने या पेरेंट कंपनी ने एंटरप्राइज ने कंडक्ट किया है. Cost and depreciation of tangible fixed asset is translated using the exchange rate difference arising on the purchase of the asset, or if the asset is carried out fair value or other similar valuation using the rate that existed on the date of valuation. Same way जैसे आपने कुछ एसेट खरीदा तो एसेट का हिस्टोरिकल रेट होगा, पुराने रेट पे यूज करोगे. अगर आपने फेयर वैल्यू पे किया होगा तो जिस दिन फेयर वैल्यूएशन कराया था उस दिन के रेट पे यूज करोगे. Cost of inventory is translated at the exchange rate that existed when those costs are incurred. जब cost of inventories आपने कुछ स्टॉक खरीदा उसी रेट पे एक्सचेंज मतलब एक्सचेंज रेट यूज करेगा, वही रेट यूज करोगे जिस दिन आपने ये कॉस्ट इन्वेंटरी परचेज किया था. Recoverable amount of realizational value of an asset is translated using the exchange rate that existed when the recoverable amount or net realizable value was determined. कोई भी एसेट या कोई भी चीज है जो नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे मतलब उसको हमें डिनोट करना है, जिनका कोई मार्केट वैल्यू नहीं है या हम पुरानी रेट से भी नहीं ले सकते हैं, तो जिस समय आपने ये नेट रियलाइजेबल वैल्यू निकाला है उसी दिन जो रेट चल रहा था उसी रेट पे वो एक्सचेंज रेट यूज करोगे. जैसे ये फॉरेन ऑपरेशन, लेकिन ये इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन को एक्सचेंज किया है, हर एक बैलेंस शीट के आइटम को जब आप अपने बुक्स में जब इंडियन बुक्स में डालोगे, रुपीस फॉर्म में एक्सचेंज रेट यूज करो मतलब कन्वर्ट करोगे, तो कौन सी एक्सचेंज रेट यूज करना है, कौन से डेट के एक्सचेंज रेट को यूज करना है, उन्होंने ये यहाँ एक्सप्लेन किया है. अब सेम वे जब हम अपने नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन को कन्वर्ट करेंगे, अपने बुक्स में लाएंगे, तो कैसे करेंगे. पहले समझते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन इंटीग्रल. Non-integral foreign operation accumulates cash and other monetary item, incurs expenses, generates income, and perhaps arrange borrowings, all substantially in its local currency. Non-integral बिल्कुल अलग होता है. हमारा पेरेंट कंपनी खाली उसको पैसे दे देता है, 2 लाख 3 लाख 5 लाख की पकड़ो, आप अपना ऑपरेशन वहां चलाओ, तो उसे खुद का ही खुद कैश देखना पड़ता है, खुद के एसेट्स जनरेट करता है, खुद बोरोइंग्स अरेंज करना पड़ता है, और सब कुछ वो अपने लोकल करेंसी में करता है. एंड दिस इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट एज कंपेयर. यहाँ पर मैंने डिपेंडेंट लिखा था, इधर मैं लिख रही हूँ इंडिपेंडेंट. एसेट एंड लायबिलिटीज, जो भी उसके एसेट लायबिलिटीज को आप कन्वर्ट करोगे अपने बुक्स में दिखाओगे, वो क्लोजिंग रेट पे यूज करोगे. रेट यूज करो, क्लोजिंग मतलब जिस डेट पे आप कर रहे हो, 31 मार्च भी हो सकता है, 31 दिसंबर भी हो सकता है. इनकम एंड एक्सपेंस, पीएनएल के हर एक आइटम को जिस डेट पे आपने ट्रांजैक्शन किया उस डेट के रेट को यूज करना है. ऑल रिजल्टिंग एक्सचेंज डिफरेंस, अगर इसमें कोई भी एक्सचेंज डिफरेंस आएगा, मतलब देखो जब पूरा आप चेंज करोगे तो एक्सचेंज डिफरेंस तो अराइज होगा, जितने भी एक्सचेंज डिफरेंस अराइज होगा आप उसको एक्यूमुलेट करोगे फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व में, जब तक कि आप उस नॉन इंटीग्रल को डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते हो. एग्जाम्पल, मैंने 5 लाख रुपया एक यूएस ब्रांच के लिए दिया था. यूएस ब्रांच अपना खुद का ही मेंटेन कर रहा है सब कुछ ट्रांजैक्शन, और ईयर एंड पे मैं उसके पूरे डेटा को अपने बुक्स में ला रही हूँ, बिकॉज मुझे यहाँ के शेयर होल्डर को दिखाना पड़ेगा कि वो ब्रांच कैसा परफॉर्म कर रहा है. ठीक है, तो मैं ये सब रेट यूज करूंगी जो मैंने बोला. अब डेफिनेटली जब मैं इसको जब कन्वर्ट करूंगी तो देयर विल अराइज सम फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस. हो सकता है वो इनकम के फॉर्म में हो सकता है, लॉस हो रहा हो मुझे,
जो भी हो रहा है दैट आई विल कीप दैट अमाउंट फुल अमाउंट इनटू फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व। अब उसको मैं एक उस रिजर्व में दिखाती रहूंगी जो कि लायबिलिटी साइड में रिजर्व एंड सरप्लस में दिखता रहेगा। कब तक दिखता रहेगा ये अमाउंट? जब तक कि मैं इस 5 लाख की इन्वेस्टमेंट जो मैंने फॉरेन ब्रांच में किया उसको डिस्पोज ऑफ ना कर दूं, मैंने उसको खत्म ना कर दूं, उसको पूरा का पूरा डिसइन्वेस्टमेंट ना कर दूं। तो ये बोल रहा है कि जो भी एक्सचेंज रेट डिफरेंस आएगा आप इस अकाउंट में, रिजर्व अकाउंट में एक्यूमुलेट करते रहो। कंटीजेंट लायबिलिटी कुछ रही तो एट द क्लोजिंग रेट आपको दिखाते रहना। नाउ विल गो टू द चेंज इन द क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेन ऑपरेशन। अब देखो, कुछ इंटीग्रल ऑपरेशन हमारे बन सकते हैं नॉन इंटीग्रल। पहले इंटीग्रल थे, हमारे पार्ट थे, अब उसको नॉन इंटीग्रल बना दिया, या नॉन इंटीग्रल को मैंने क्लासिफाई कर दिया एज ए इंटीग्रल। देखो, मैनेजमेंट कुछ भी बीच में डिसीजन ले सकती है, तो उसके लिए उन्होंने बोला इस केस में आप फॉरेन एक्सचेंज ऑपरेशन अगर चेंज होते हैं, क्लासिफाई करते हो, तो आपका कैसे डिफरेंस अराइज होगा और क्या करोगे। वेयर इन फॉरेन ऑपरेशन दैट इज इन इंटीग्रल, पहले इंटीग्रल था, ऑफ द रिपोर्टिंग इज रिक्लासिफाइड, बीच में डिसीजन ले लिया गया कि अब पहले इंटीग्रल था, पहले वो मतलब डिपेंडेंट था, अब उसको इंडिपेंडेंट बना दो तो वो नॉन इंटीग्रल बन जाएगा। तो जो भी आप इसको एक्सचेंज डिफरेंस अराइज होगा in case of non-monetary asset at the date of reclassification is accumulated in foreign currency translation reserve, जैसे कि आपने पहले वाले केस में भी देखा था। तो जब इंटीग्रल को नॉन इंटीग्रल बना रहे हैं तो फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व में डाल रहे हैं। सेकेंड, when the non-integral foreign operation is declassified as an integral foreign operation, अब उल्टा हो रहा है, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट बन रही है। The translation amount for foreign non-monetary item at the date of change is treated as historical cost for those item in the period of change and subsequent period. अब यहाँ पर exchange difference which has been deferred, अभी तक नहीं हुआ था, और not recognized as a income or expense until disposal of the operation. Same way आप उसको इनकम और एक्सपेंस के जैसे रिकॉग्नाइज नहीं करोगे जब तक कि आप नॉन इंटीग्रल कर रहे हो, जब तक आप इसको डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते। गेन और लॉस ऑन अ फॉरेन ऑपरेशन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन एंड जो भी एक्सचेंज डिफरेंस अराइज हुआ है ऑन ट्रांसलेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द फॉरेन ऑपरेशन मे बी एसोसिएटेड टैक्स इफेक्ट विच इज अकाउंटेड इन अकॉर्डेंस विद द AS 22। इसके अंदर अभी आपको नहीं आएगा, ये फाइनल्स में आएगा जब आप ये सब एक्सचेंज करोगे, कन्वर्ट करोगे, एंड देयर विल अराइज एनी गेन और लॉस इन फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन। तो इस डिफरेंस में जो अराइज होगा तो फिर आपको टैक्स इफेक्ट भी आएगा और ये डिफर्ड टैक्स एसेट और डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी फॉर्म करेगा, जो कि आप AS 22 में पढ़ोगे। तो ये आपको अभी नहीं पढ़ना है, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन कि कोई भी टैक्स इफेक्ट AS 22 से डील होगा। Some amendments is given in effect of change in the foreign exchange rate. An enterprise may dispose of its interest in non-integral operation through sale, liquidation, repayment of share capital, abandonment of all or any part. वो बोल रहा है जो इंडियन कंपनी है अपना इंटरेस्ट सेल कर सकती है। जो भी 5 लाख रुपए का मैंने एक फॉरेन नॉन इंटीग्रल ऑपरेशन में पैसा डाला था, मैं कैसे भी उसको बंद कर सकती हूँ, चाहे उसको सेल कर दूंगी, चाहे लिक्विडेट कर दूंगी, या उसके पेमेंट्स रीपेमेंट मतलब मैं पैसा मंगा लूंगी और अपना डिसइन्वेस्टमेंट कर दूंगी। अब इन्होंने बोला है द पेमेंट ऑफ डिविडेंड फॉर्म पार्ट्स ऑफ द डिस्पोजेबल। ये डिविडेंड जैसे नॉन इंटीग्रल आपको डिविडेंड देगा क्योंकि आपने उस कंपनी में जो कि फॉरेन ऑपरेशन है, हालांकि आपका नॉन इंटीग्रल ऑपरेशन है लेकिन आपने पैसा डाला है, तो वो कंपनी आपको डिविडेंड भी देगी बिकॉज योर मनी बिकम्स अ शेयर कैपिटल इन दैट कंपनी, दैट फॉरेन ऑपरेशन। ओके, तो वो अगर आपको डिविडेंड देगा, इट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ डिस्पोजल ओनली इफ इट कॉन्स्टिट्यूट द रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर उन्होंने बोला हम आपको डिविडेंड दे रहे हैं और आपका जो इन्वेस्टमेंट का पैसा रिटर्न आ रहा है, तो ही वो बोला जाएगा कि इट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ डिस्पोजल। ऐसा माना जाएगा कि 5 लाख रुपया मानो आपने लगाया है और रिटर्न में उन्होंने आपको 50,000 का डिविडेंड दे दिया, तो अगर आपने ये माना है कि लिक्विडेट हो रहा है, तो अब आपका इन्वेस्टमेंट उस कंपनी में 4.5 लाख ही बचा, 50,000 रिटर्न में मिल गया। तो ये अब अगर आप मानोगे कि कंस्टिट्यूट द रिटर्न ऑफ द इन्वेस्टमेंट, देन ओनली
इट डिविडेंड विल फॉर्म द पार्ट ऑफ डिस्पोजेबल अमाउंट. 5 लाख का 50,000 वापस आ गया, मतलब आपने उसके अंदर अब आपका इन्वेस्टमेंट 4.5 लाख ही बचा है. Remittance from non-integral form of operation by way of repartition of accumulated profit doesn't form the part of disbursement unless it constitute the return of investment. देखो, आपने पैसा लगाया है 5 लाख. क्यों लगाया है? ताकि आपको उसका प्रॉफिट शेयरिंग मिलता रहे. अगर वो कंपनी नॉन इंटीग्रल ऑपरेशन, दैट इज अ फॉरेन कंपनी जो कि इंडिपेंडेंट है, आपको प्रॉफिट दे रही है, मतलब ऑब्वियसली आपने पैसा लगाया, क्यों लगाओगे? ताकि आपको प्रॉफिट मिलता रहे, राइट? उसका शेयर मिलता रहे डिविडेंड के फॉर्म में या व्हाटएवर फॉर्म में. अगर आपने उसको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मान लिया, तभी आप उसको बोलोगे कि डिस्पोज ऑफ हो रहा है, नहीं तो वो माना नहीं जाएगा. ठीक है, मतलब वो प्रॉफिट एज ए नॉर्मल प्रॉफिट ही काउंट होगा. लेकिन आपने बोला कि नहीं, आपका प्रॉफिट भी रिटर्न टाइप है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है, तो ही वो फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ योर डिस्पोजल, अदरवाइज नॉट. इन केस ऑफ पार्शियल डिस्पोजेबल, ये दोनों जो पार्ट था वो फुल डिस्पोजल की बात चल रही थी. अब यहाँ पार्शियल डिस्पोजल में मतलब आधा ही इंटरेस्ट निकाला आपने उसमें से. 5 लाख था, आपने बोला 50% अब मुझे नहीं चाहिए, मैं बेच देता हूँ. 50% अभी भी आपके पास है, 50% किसी और को दे दिया. Only proportionate share of related accumulated exchange difference is included in the gain or loss. आपका अब वहां पर तो exchange difference आएगा ही आएगा. आपका कितना हक का exchange difference arise हो रहा है? 50%, because that 50% you have disposed of. तो आपका proportionate share ही आप gain or loss में include करोगे. A write down of the carrying amount of the non-integral foreign operation does not constitute अ पार्शियल डिस्पोजल. राइटिंग डाउन मतलब फॉरेन ऑपरेशन की वैल्यूएशन अगर आपने बुक्स में कम कर दी है, बिकॉज मे बी मार्केट में उधर की वैल्यू कम हो चुकी है, डजंट मीन आपने डिस्पोज ऑफ कर दिया. अकॉर्डिंगली नो पार्ट ऑफ डिफर्ड फॉरेन एक्सचेंज गेन और लॉस इज रिकॉग्नाइज्ड एट द टाइम ऑफ रिटर्न डाउन. जब भी राइट डाउन करेंगे, बिकॉज वैल्यूएशन हो रहा है ना यहाँ पर, तो हर ईयर में अगर आपको लग रहा है आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम होती जा रही है, बिकॉज आपने इन्वेस्टमेंट 5 लाख रुपए का फॉरेन ऑपरेशन में किया है, तो आप राइट डाउन भी कर सकते हो, राइट अप भी कर सकते हो, बट डजंट फॉर्म्स अ गेन और लॉस, एंड इसलिए आप उसको बुक नहीं करोगे. ओके, दिस इज अ अमेंडमेंट. ये थियोरेटिकली है. आपको काफी सारे बुक्स में, इंटर की बुक में मिलेगा, नहीं भी मिलने के चांसेस है, बट दिस इज फॉर योर इंफॉर्मेशन. नाउ विल डिस्कस अबाउट द फॉरेन एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट. मैंने पहले भी बताया है, थोड़ा सा और डिटेल में है. Then enterprise may enter in the foreign exchange contract on other financial statement that is in the substance of foreign exchange contract which is not intended for trading. मैं कोई ट्रेडिंग करने नहीं जा रही हूँ, ना स्पेकुलेशन पर्पस में हूँ, ना ही मैं ट्रेड करूंगी इन द सेंस फाइनली इसको क्लोज करूंगी. मेरा काम ये नहीं है कि खाली फॉरेन एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट बनाओ और बेचो, और या कोई स्पेकुलेशन पर्पस के लिए कोई खाली एक्सचेंज रेट के ऊपर गेम खेलते हैं जस्ट टू अर्न द प्रॉफिट और लॉस. To establish the amount of foreign currency required or available at the settlement date of the transaction. The premium or discount arising at the inception of such forward exchange contract should be amortized as an expense or income over the life of the contract. Over the life of the contract is very important word. इसके 2 सम में करवाऊंगी, इसमें आपको समझ में आएगा. What is this premium and discount? प्रीमियम एंड डिस्काउंट इज एन अमाउंट. बेसिकली आज आप किसी के संग ट्रांजैक्शन करते हो, एग्रीमेंट में जाते हो कि भाई 31 मार्च के दिन मुझे तुम इस रेट पे मुझे डॉलर्स देना या रुपीज देना, व्हाटएवर. तो आज आपको एक अमाउंट, एक्स अमाउंट, उसको 2 रुपया या 3 रुपया देना पड़ता है. स्पॉट रेट आज का रेट, आगे का रेट 31 मार्च का रेट इज फॉरवर्ड रेट. उसमें भी आपको प्रीमियम और डिस्काउंट देना सकता है. प्रीमियम इज अ इनकम फॉर एनीबडी एंड डिस्काउंट इज एक्सपेंस फॉर एनीबडी. तो वो बोल रहा है यू कैन बुक एज अ इनकम और एक्सपेंस ओवर द लाइफ ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. थोड़ा नहीं भी समझ में आएगा, लेकिन आप आगे जाओगे सब में तो क्लियर हो जाएगा. Exchange difference arising on such contract should be recognized in the statement. It should be recognized in the statement of P&L account for the reporting period in which exchange rate changes. प्रॉफिट और लॉस अराइजिंग ऑन कैंसलेशन और रिन्यूअल. जैसे ही 31 मार्च आया और हमने वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया और उसको या तो बोला रिन्यू करो, तो वो बोल रहा है ऑफ सच शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ इनकम और एक्सपेंस ऑफ दैट पीरियड. ध्यान रखना, अगर 31 मार्च आया और मैंने बोला नहीं नहीं अभी हम आगे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करेंगे या रिन्यू करेंगे इन द सेंस, और या फिर हम कैंसिल करेंगे, तो उसमें भी आपका प्रॉफिट और लॉस आएगा, तो वो भी उसको बुक करोगे एज अ income or expense. Forward exchange contract intended for trading or speculation purpose. जो मैंने यहाँ बोला था it's not intended.
उसका काम ये नहीं है दिन रात ट्रेडिंग करना, बट ये इंटेंडेड है, ठीक है। द प्रीमियम और डिस्काउंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज इग्नोर्ड and at such at each balance sheet date the value of contract is marked to its current market value and gain or loss of the contract it is recognized। देखो जो बंदा हर दिन रात यही काम करता है कि मैं नए नए कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर करूंगा, हर एक कॉन्ट्रैक्ट डेट पे अब मैं गेन और लॉस बुक करूंगा, दैट मीन्स ही इज ओनली डूइंग द ट्रेडिंग। तो वो हर एक कॉन्ट्रैक्ट को अपने बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट के जैसा दिखाएगा, क्योंकि उसका काम ही है। जैसे आपका काम अगर कुछ होता है तो आप क्लोजिंग स्टॉक दिखाते हो, तो ये स्टॉक इन ट्रेड बन जाएगा उसका, एंड इन दैट केस हर बैलेंस शीट डेट पे उसको करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से बुक करना पड़ेगा। जैसे आपको AS2 बोलता है इन्वेंटरी के कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर पे रिकॉर्ड करो, तो वैसे भी यहाँ पर भी उन्होंने बोला गया करंट मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे। तो डेफिनेटली जब आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था और आज करंट रेट है, दोनों में डिफरेंस अराइज होगा, तो वो बोल रहा है दैट गेन और लॉस ऑन द कॉन्ट्रैक्ट इट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड ऑन दैट पीरियड इटसेल्फ। दिस इज अ फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट। हो सकता है आपको थोड़ा नहीं भी समझ में आया हो, बट फाइनल लेवल पे और आप FM जब आप पढ़ोगे तो आपको क्लियरली ये समझ में आएगा। सम डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ एक्सचेंज डिफरेंस कितना आया है, इंक्लूडेड नेट प्रॉफिट लॉस है, P&L अकाउंट में आपको अलग से दिखाना पड़ेगा। जो आपने रिजर्व में एक्यूमुलेट किया है, it should be different, a separate component of the shareholder and reconciliation of the amount of such exchange difference of the beginning and at the end of the आपको दिखाना पड़ेगा। When the reporting currency is different from the currency of the country in which the enterprise is domiciled, the reason, like मैं इंडिया में रहती हूँ, आई एम डोमिसाइल्ड ओवर हियर, और मेरा रिपोर्टिंग करेंसी रुपीज ही होना चाहिए कभी भी, लेकिन अगर मेरा रिपोर्टिंग करेंसी अलग है जिस कंट्री में रहती हूँ, तो क्यों मेरा अलग है, वो रीजन भी मुझे डिस्क्लोज करना पड़ेगा। बहुत सारे कंपनीज में ऐसा भी होता है, वो कंट्री में तो रहते हैं इंडिया में, लेकिन उनको पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट डॉलर्स में बनाना पड़ता है। तो आपको रीजन क्यों आप ऐसा कर रहे हो, किस लॉ ने आपको बोला है और क्या रीजन उसके पीछे, यू हैव टू डिस्क्लोज इट ऑफ। Here we end up with the AS11, but surely we will start with the few sums of it. Example क्या दिया है, Kaleem has borrowed a US dollar 4,50,000 on 1st January 2016, which will be repaid as on 31st July 2016। देखो मैंने एक सम बोरो किया था डॉलर्स में, $4,50,000 मुझे देना है, और मुझे कब देना है, ये लिया था 1st जनवरी में और देना है 31st जुलाई के दिन, ठीक है। कलीम लिमिटेड प्रिपेयर्स अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंडिंग 31st मार्च। 1st जनवरी बीच में 31st मार्च आ गया, और देना कब है, नेक्स्ट ईयर 31st जुलाई को। रेट ऑफ एक्सचेंज अलग अलग आपको दिया हुआ है यहाँ। जिस दिन मैंने ट्रांजैक्शन किया, जिसको बोलते हैं स्पॉट रेट, वो 48 का चल रहा था। उस समय जब मैंने बोरो किया था तो $1 US इक्वल टू 48 रुपीज चल रहा था, ठीक है। मैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, मैं इंडिया में हूँ, मुझे रुपीज में दिखाना है, तो मैं कैसे दिखाऊंगी वो डिस्कस करने वाले हैं हम। देन 31st मार्च आ गया बीच में, तो क्लोजिंग को हम कैसे दिखाने वाले हैं, और जब हम पेमेंट करने जाएंगे तो हम कैसे दिखाने वाले हैं। अलग अलग रेट से देखो, फ्लक्चुएट तो होता है, आपको भी मालूम है, डॉलर्स के रेट बढ़ते कम होते, बढ़ते कम रेट होते रहते हैं। नाउ ये जो डॉट है, दिस इज नथिंग बट अ रुपीज, सॉरी यहाँ पर कवर नहीं हो गया है हर जगह, ये जो डॉट है, ये साइन है, दिस इज नथिंग बट अ रुपीज। नाउ यही चीज कलीम अपने बुक्स में कैसे रिकॉर्ड करेगा, जब उसने लोन लिया होगा तो बैंक में पैसा आया होगा, बैंक टू फॉरेन लोन अकाउंट, ठीक है, लोन अकाउंट तो दिखाना पड़ेगा, दिस इज योर लायबिलिटी, पर किस रेट पे दिखाओगे, स्पॉट रेट पे। 4,50,000 इंटू 48, मतलब सिंपल है, आपको कैसे निकालना है कि $1 का रेट 48 था, राइट, या 48 रुपीज, मतलब $1 का रेट 48 रुपीज था, तो $4,50,000 का रेट कितना रहेगा, वो बन जाएगा 2,16,00,000। तो ये आपको बन जाएगा बुक्स ऑफ अकाउंट में, आपके बैंक में इतने अमाउंट रिफ्लेक्ट करेंगे, और बैलेंस शीट में लोन अकाउंट में इतना अमाउंट रिफ्लेक्ट करेगा। अब हम आ गए ईयर एंड में, बीच में ईयर एंड आ गया, आपको ये नॉन मॉनेटरी आइटम को बेसिकली दिखाना पड़ेगा अपने रेट्स पे। तो इन्होंने क्या बोला, एक्सचेंज डिफरेंस अराइज होगा। देखो अगर 1st जनवरी में ही मैं पे कर देती तो मैं 48 रुपीज के हिसाब से पे कर रही होती, लेकिन आज 31st मार्च आ गया और अभी ये रेट $1 से बढ़ गया, तो मेरी लायबिलिटी बढ़ गई, मेरा लोन अमाउंट बढ़ गया,
तो आप देखो मुझे लॉस हो गया, फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट डेबिट हो गया, मतलब लॉस हो गया, एंड फॉरेन लोन और बढ़ गया, कितने से, 1 रुपए से, दैट इज 49 माइनस 8, 48 विल गिव यू 1 रुपी, 1 रुपी का डिफरेंस कितने डॉलर्स के साथ, 450। तो अब आपका फॉरेन लोन 2 करोड़ 16 लाख प्लस 4 लाख 50,000 बन गया। तो आपका लोन अकाउंट 31 मार्च के दिन एक टोटल, इन दोनों का टोटल जो करोगे उसके हिसाब से दिखेगा बैलेंस शीट में, क्योंकि वी आर डूइंग दिस ट्रांजैक्शन बैलेंस शीट में, एंड दिस इज अ फॉरेन एक्सचेंज अकाउंट डिफरेंस अकाउंट में चला गया। अब हम जा रहे हैं लास्ट डेट पे, जिस दिन हम सेटल करने जा रहे हैं। अब आप देखो 1 रुपए से बढ़ा था, हमने उसको बुक कर दिया इनकम और एक्सपेंस के जैसा, यहाँ पर एक्सपेंस हो गया, लॉस हो गया। अब इस रेट को भूल जाओ, अब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे। 31 को मैं पे कर देती तो 49 था, अब पेमेंट कर रहा, ओ शिट 50 पैसा से मुझे और पेमेंट करना पड़ेगा, तो मेरा और लोन बढ़ गया। तो अब देखो मेरा और डिफरेंस अराइज हो गया 50 पैसा से, कितना का लॉस, इतना। अब फाइनली आप लोन को पेमेंट कर दोगे और बैंक से कितना पेमेंट करना पड़ेगा, 2,22,75,000, बिकॉज ये भी लॉस हो गया था और ऊपर से ये भी लॉस हो गया, इन टोटल करोगे तो आपको इतना पेमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप ध्यान रखना, अगर बीच में बैलेंस शीट डेट आया तो बैलेंस शीट डेट पे आपको ये बुक करना पड़ेगा, और नेक्स्ट जब आपको पेमेंट करना है तो आपको फर्स्ट स्पॉट रेट भूलना, अब आपको इन दोनों को ही कंपेयर करना है। तो ये आपके बुक्स में अकाउंटिंग एंट्री पास होगी। आई होप जिन्होंने टीवाई किया है, ये पूरा एक चैप्टर था और आप लोग यही करते थे, और जिन्होंने फाउंडेशन करके आए हैं या फिर फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो इनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन आप ट्राई करो समझने के लिए। नेक्स्ट सम, Opportunity Limited purchased the equipment costing 24 lakhs rupees on 1st April, and the same was fully financed by the foreign currency US dollar payable in 4 equal installment। देखो मैं रुपीज में ली हूँ, लेकिन मुझे फॉरेन, मैंने डॉलर्स में लोन लिया और मुझे ये हर मतलब 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट, हर साल एक इंस्टॉलमेंट मुझे इक्वल इंस्टॉलमेंट से पे ऑफ करना है। जब मैंने लोन लिया था तो 60 का रेट चल रहा था 1 अप्रैल के दिन, और 31 मार्च के दिन 62.5 का रेट चला। देखो रेट बढ़ गया। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मैंने 31 मार्च 2016 उसी ईयर के एंड में मैंने पे किया, क्योंकि 1 अप्रैल 2015 पूरा एक साल में मैंने ये पेमेंट किया और एक इंस्टॉलमेंट चला गया। द एंटायर डिफरेंस ऑफ फंड इज टू बी कैपिटलाइज्ड। यू आर रिक्वायर्ड टू स्टेट दैट हाउ दिस ट्रांजैक्शन वुड बी अकाउंटेड फॉर। अब यहाँ देखो अच्छे से समझना, AS11 बोलता है फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस रेट, एक्सचेंज डिफरेंस अराइजिंग ऑन द रिपोर्टिंग ऑफ मॉनेटरी आइटम at the rate different from those at which they have initially recorded during the period and should be recognized as an income or expense in the period in which they arise. Thus, the foreign exchange difference arising on repayment of liability for the purpose of acquiring the fixed asset will be recognized as an income or expense। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये एसेट है और एसेट आपने खरीदा लेकिन लोन लेकर, तो लायबिलिटी अराइज हुई है। लायबिलिटी जो अराइज हुई है उसमें भी आपका डिफरेंस आया, देखो 62 जब पेमेंट कर रहे हो और लिया कब था 60 में, तो उसमें वो बोल रहा है जो भी आपका अराइज होगा दैट शुड बी, डिफरेंस अराइज होगा वो पीएनएल अकाउंट में लेके जाओगे, इनकम और एक्सपेंस ऑफ दैट ईयर। कैसे निकालोगे, फॉरेन एक्सचेंज लोन 24 लाख का था, डिवाइडेड बाय 60 करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा यूएस डॉलर कितना बना, मतलब आपको डॉलर में आंसर चाहिए तो 40,000 यूएस डॉलर का लोन लिया था, 40,000 यूएस डॉलर का लोन लिया था। अब देखो उस दिन अगर पेमेंट करते तो 60 के हिसाब से पेमेंट हो चुका होता, लेकिन आज आपको पेमेंट करना पड़ रहा है 62.5 के हिसाब से, तो 2.5 का डिफरेंस अराइज हुआ, लायबिलिटी बढ़ गई आपकी। तो 2.5 इंटू $40,000 को करोगे तो 1 लाख रुपीज का आपको लायबिलिटी अराइज हो जाएगी। देयरफॉर दिस एंटायर लॉस, क्योंकि आपका लोन बढ़ गया, उस दिन करते तो अच्छा था 60 रुपीज के हिसाब से पेमेंट करके हम खत्म कर सकते थे, पर आज मुझे 2-2.5 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, तो उसके वजह से मुझे लॉस हो गया, और ये लॉस 1 लाख रुपए का मैं पीएनएल अकाउंट में बुक करूंगी। ये पॉइंट एक है, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने बोला है जो भी अराइज होगा आप पीएनएल अकाउंट में लेके जाओगे उसी ईयर का। एक और इसके ऊपर वेरिएशन है, दूसरा नोट क्या हो सकता है, हम दूसरे अकाउंट को पैराग्राफ 46 के हिसाब से भी ले सकते हैं।
पैराग्राफ 46 ये बोलता है कि अगर आप कोई एसेट खरीदते हो और एक्सचेंज रेट डिफरेंस अराइज होता है, जो कि मैंने आपको पहले भी यहाँ पर बताया था 46 पहले ही, वेट ये देखो 46, तो यहाँ पर अगर आपको अराइज होगा तो आप कैसे कॉस्ट ऑफ एसेट, ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको समझना है। उन्होंने बोला था इन एसेट में से प्लस और माइनस भी आप कर सकते हो, तो इन्होंने ये बोला है अकॉर्डिंगली दिस 1 लाख विल बी एडेड, कॉस्ट ऑफ शुड बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ द एसेट, 25 लाख आपका एसेट दिख जाएगा बुक्स में, और ओवर द पीरियड ये डिप्रिशिएट करोगे। तो ये एक दूसरा व्यू भी हो सकता है और पहला व्यू ये भी राइट है, तो आप दोनों में से कोई भी व्यू यूज कर सकते हो। अब हम ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ रहे हैं। Rao Limited purchased a plant for US dollar 1 lakh on 1st February 2016, payable after 3 months। मतलब मैंने आज एक प्लांट खरीदा या एसेट खरीदा जो यूएस डॉलर 1 फेब में, और मैंने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में गई कि मैं तुमको 3 महीने के बाद पैसे दूंगी। उसी पीरियड में कंपनी ने क्या किया, एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया 3 मंथ्स का 49.15 रुपीज पर डॉलर। एक्सचेंज रेट पर डॉलर ऑन 1st फेब was 48.85। देखो मैंने जिस दिन परचेस किया था ना तो 48.85 का चल रहा था। सिंस मेरे पास पैसा नहीं था तो मैंने बोला मैं 3 मंथ के बाद तुम्हें पे करूंगी। उसी बीच है मैंने एक और कॉन्ट्रैक्ट एंटर की दूसरे पर्सन से, जो मैंने बोला कि 13 महीने के बाद आप मुझे डॉलर्स दोगे 49.515 के हिसाब से, क्योंकि मुझे डाउट था कि हो सकता है उस समय डॉलर्स का रेट 50, 51, 55 तक चला जाए। इससे अच्छा किसी के संग कॉन्ट्रैक्ट में चले जाओ और 49.15 का बुक कर दो अपनी लायबिलिटी। तो हाउ यू विल रिकॉग्नाइज द प्रॉफिट ऑन लॉस इन दिस फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट? राव लिमिटेड अपने बुक्स में इसी 48.85 एंड 49.15 3 महीने के बाद जो उसे देना है, क्योंकि रेट कुछ भी हो सकता है मार्केट में, लेकिन मैंने अपनी लायबिलिटी बुक कर चुकी हूँ 49.15 में, तो देयर इज अ लॉस ऑफ दिस 48.85 और 49.15। मुझे आज ही पता चल गया कि 3 महीने के बाद 3 महीने में मेरे इतना ही लॉस होगा। हो सकता है मार्केट उसके ऊपर चल जाए, 49.15 नहीं 50.15 हो जाए। तो इससे अच्छा अपनी लायबिलिटी कितनी बुक हो गई मेरी 49.15 में। तो 48.85 एंड 49.15 के बीच में डिफरेंस है। दिस इज प्रीमियम ऑन कॉन्ट्रैक्ट एंड दिस कॉन्ट्रैक्ट कितने का अमाउंट का है, $1 लाख का है। तो देयरफॉर मेरा टोटल लॉस कितना बनेगा, 30,000 का। अब मैं 3 मंथ में इसको अमोर्टाइज करूंगी। अगर आप पहले जाके वीडियो में देखोगे तो उसमें दिखेगा ओवर द लाइफ ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, मैंने बहुत अच्छे से बोला था लाइफ ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। लाइफ कितना है कॉन्ट्रैक्ट का, 3 मंथ का। तो अब देखो ये 3 मंथ में मैं डिवाइड करूंगी, ठीक है, लेकिन ये 3 मंथ में मेरा 2 अकाउंटिंग ईयर आ जाता है। एक अकाउंटिंग ईयर 15-16 खत्म हो रहा है और एक ईयर 16-17 में आ रहा है, क्योंकि 3 महीना मेरा पूरा फरवरी, पूरा मार्च, पूरा अप्रैल 2016-17 में 16-17 में आएगा। तो 2 महीने का मैं 16-17, therefore the loss should be recognized this and rest 10,000 in the following year। तो 2 महीने का फरवरी और मार्च का एक ईयर में लूंगी 15-16 में और दूसरा 16-17 में लूंगी। इज इट क्लियर? तो लाइफ ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। मेरा लॉस कैसे मैंने बुक किया वो भी मैंने आपको बताया। Same way, Mr. A bought a forward contract of 3 months, US डॉलर 1 मंथ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लिया 3 मंथ का। जिस समय लिया उस समय 47.10 का रेट चल रहा था। अब 3 मंथ के बाद when the exchange rate was 47.102, okay, on 31st December when he closes the books of exchange rate on 47.15, 31st December को उसका रेट हो गया 47.15। On 31st January, okay, he decided to sell the contract at 47.18 per dollar. Show how the profit will be booked in the books. Since the forward contract was a speculation purpose, the premium on the contract speculation purpose के लिए लिया गया था, that is the difference between the spot rate and the contract rate is not to be recorded। ध्यान रखना ये speculation trading purpose हो गया। Only when the contract is sold, ध्यान रखना वो पहले वाला जो था वो आपका स्पेकुलेशन पर्पस नहीं था, ये नॉर्मल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट था। उन्होंने ये लिया है क्योंकि आपका रेट चेंज हो रहा है और बाद में उसने सेल ऑफ भी कर दिया है, राइट। तो ये बोल रहा है इट इज सोल्ड द डिफरेंस बिटवीन द कॉन्ट्रैक्ट रेट एंड सेल रेट
रिकॉर्डेड टू बी द P&L अकाउंट। कॉन्ट्रैक्ट रेट क्या था? 47.10। सेल कौन से डेट पे किया? 31 दिसंबर को, जनवरी को। हालांकि 3 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट था, उसके पहले ही उसने सेल कर दिया, तो 47.18 में किया। तो जो डिफरेंस है 0.08 का, कॉन्ट्रैक्ट है 1 लाख डॉलर्स का, तो आपका जो भी लॉस आता है दैट इज 1 लाख इंटू 0.08, दैट इज 8,000 शुड बी booked as a loss in your books of account of the company Mr. A. ठीक है, this is the last topic. I think I have covered the sums as well. कुछ भी डाउट रहेगा we will make it clear on calls or when we will meet. Thank you very much.